हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं की रूपरेखा दिखाई या दर्शाई गई है। और ये हमारे पास में जो है चित्र दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन की अवस्था का सही प्रदर्शन करता है? जो विकल्प से संबंधित होगा, जो सही प्रदर्शन कर रहा है, उसका हमें चुनाव करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा। अब हम बात करेंगे जो कि संबंधित होगी कोशिका विभाजन या कोशिका चक्र से भी हम इसको बता सकते हैं। कोशिका विभाजन चक्र, कोशिका विभाजन चक्र या कोशिका साइकिल भी इसे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, यदि हम इसको समझना चाहें तो हमारे पास में इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से हमारे पास में कोशिका विभाजन चक्र होता है। और यदि हम बात करें तो यह इस प्रकार से अलग अलग, अगर हम बात करें तो यह इस प्रकार से अलग अलग भागों में वितरित होता है। यहाँ पे हमें एक और जो है सर्कल को बनाना होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ पे बना सकते हैं। ये हमारे पास में इस प्रकार से हो जाएगा। और यदि हम बात करें तो ये तो हमारे पास में कौन सी अवस्था होती है? ये होती है हमारे पास में जीवन। और ये वाली जो अवस्था होती है, जो सबसे बड़ी होती है, ये होती है हमारे पास में एस अवस्था। और यदि हम बात करें उसके बाद में पुनः हमारे पास में G2 अवस्था होती है। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में जब सेल या कोशिका जो होती है वह विभाजन के लिए तैयार हो जाती है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे एक अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। और इस कोशिका विभाजन की यदि हम बात करें तो यह इस प्रकार से भिन्न भिन्न भागों में बटी हुई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एम अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम अवस्था भी कहते हैं। एम अवस्था। अब हम बात करते हैं, ये जो पहली अवस्था होती है, यह जो पहली अवस्था होती है इसे कहा जाता है प्रोफेज। दूसरी अवस्था को यदि हम कहें तो ये होती है हमारे पास में मेटाफेज। और यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये होती है हमारे पास में एनाफेज। और उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये हो जाती है हमारे पास में टीलोफेज। और अंत में हमारे पास में जो होता है वो होता है जो कोशिका द्रव्य होता है उसका विभाजन। अर्थात एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। और ये वाली जो अवस्था होती है, इस अवस्था को ही क्या कहा जाता है? यदि हम इसके बारे में बात करें, एक मिनट, यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये हमारे पास में हो जाती है इंटरफेज, अंतरावस्था, है ना। यह वाली जो अवस्था होती है हमारे पास में, ये कौन सी अवस्था होती है? इंटरफेज होती है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो जो हमें यहाँ पर नामकरण दिया हुआ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यदि हम बात करें ए के बारे में तो ए में हमें क्या दिया हुआ है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो देखिए, ये वाली जो अवस्था दी गई है ना हमें, यदि हम इस चित्र को इससे कहीं ना कहीं अगर तुलना करते हैं तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ए बी। अब देखिए, 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, है ना। तो ये जो हमें दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है। और ए के बारे में हमें क्या बताया गया है? ए के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है कोशिका द्रव्य का विभाजन। अगर हम बात करें तो क्या कोशिका द्रव्य का विभाजन यहाँ पर होगा? क्या नहीं होगा। कोशिका द्रव्य का विभाजन तो इस सी वाले भाग में हो रहा है, कोशिका द्रव्य का विभाजन, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। ये जो कोशिका होती है वो 4 अलग अलग अवस्थाओं में वितरित हो जाती है। अब हम बात करते हैं बी के बारे में। ये तो हमने ए के बारे में बात करी। जो बी है वो बी कहाँ पर दिया हुआ है हमें? प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज के बाद में। तो ये बी हो जाएगा हमारे पास में। और बी को इन्होंने किससे संबंधित किया है? मध्यावस्था से। मध्यावस्था से इन्होंने संबंध, ये तो ए है और ये हमारे पास में बी है जो यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं मध्यावस्था। क्या ये मध्यावस्था है? नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये जो एनाफेज होती है, या हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो गुणसूत्र होते हैं वह अपने किनारों की तरफ आधी गति कर चुके होते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर गुणसूत्र गतिमान हो जाते हैं, गुणसूत्र गतिमान हो जाते हैं। ये भी हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी भी गलत है, ए भी गलत है। अब हम बात करते हैं सी के बारे में। देखिए सी में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तो सी के बारे में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सी के बारे में हम लिख लेते हैं। और सी में हमें क्या दिया हुआ है, केंद्रक का विभाजन। ऐसा तो होता ही नहीं है, अगर हम बात करें तो केंद्रक का विभाजन तो होता ही नहीं है सी के अंदर। वहां तो क्या हो रहा है, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है। किसका विभाजन हो रहा है, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है। और अंत में हम बात करते हैं डी के बारे में, और डी हमें दिया है संश्लेषण अवस्था। और यहाँ पे डी जो है, देखिए ये जीवन है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा जीवन हो जाएगा, है ना। यहां से हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, और ये हमारा एस हो जाएगा, ये देखिए ये एस हो जाएगा, और ये हमारा फिर से क्या हो जाएगा, G2 हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इसको तुलना करा है, तो ये हमारी कौन सी अवस्था हो जाएगी, संश्लेषण अवस्था हो जाएगी। कौन सी अवस्था हो जाएगी बच्चों, संश्लेषण अवस्था हो जाएगी, जो कि पूर्ण रूप से सत्य है। और यदि हम बात करें तो बी गलत है और सी भी गलत है। अगर हम बात करें विकल्प सी के बारे में, डी संश्लेषण अवस्था, अर्थात अगर हम तुलना करें हमारे प्रश्न से, हमारी मुख्य अवधारणा से, तो डी जो विकल्प है वो पूर्ण रूप से सत्य है। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प डी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।